हाय फ्रेंड, स्वागत अपने यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था शीत युद्ध का दौर 1945 से 1990 के बीच में। ये कक्षा 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व की राजनीति, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था। और पिछली वीडियो में हमने ये जान लिया था कि परिचय इसका, उस परिचय में अपन ने ये देखा था कि जो पूरा यूनिट है उसका पूरा सार देख लिया था कि अपन क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, सारा कुछ अपन ने देख लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि अपन कड़ी से कड़ी पढ़ने का प्रयास अपन कर रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लाल कलर का लोगो आपको नीचे दिख रहा होगा, क्योंकि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो पहुंच जाए। भविष्य में बहुत सारी वीडियो कक्षा 12 पर बनाने वाले हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, उन सभी पर अपन वीडियो बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन को शीत युद्ध के बारे में जानने के लिए अपन को द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि आप डायरेक्ट शीत युद्ध को पढ़ोगे तो उस शीत युद्ध में भी आपको द्वितीय विश्व युद्ध की काफ़ी सारा वर्णन देखने को मिलेगा, क्योंकि शीत युद्ध की शुरुआत आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलेगी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, और जस्ट 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके जस्ट बाद ही शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। तो जब तक अपन वो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो अपन को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि किस प्रकार ये शीत युद्ध क्यों चला था, क्या कारण थे, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही क्यों चला। इन सभी क्वेश्चनों को अपन फाइंड आउट तभी कर पाएंगे जब अपन द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी होगी। तो आइए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो देखी होगी आपने, उसमें सीधा आपको शीत युद्ध पढ़ा रखा है, लेकिन भाई जब तक द्वितीय विश्व युद्ध नहीं समझोगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि ज्ञान पूरा होना चाहिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, आपको मैं बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, सितंबर 1939 से सितंबर 1945 के बीच में, यानी इन 6 वर्षों में ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध किन किन शक्तियों के बीच में लड़ा गया था, क्योंकि उस समय विश्व 2 गुटों में बट गया था। पहला जो गुट था वो मित्र राष्ट्र था। 1945 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1945 के बाद तो 2 गुट बट गए थे, सोवियत संघ गुट और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे द्वितीय वो शीत युद्ध के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के पहले ये 2 गुट बट गए थे। मित्र राष्ट्र में ये 5 राष्ट्र सम्मिलित थे। ठीक है, 5 राष्ट्र कौन कौन से आपको ये देखने को मिलेगा? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। यानी ये 5 राष्ट्र, मित्र राष्ट्र क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये 5 राष्ट्र मित्र थे और इनका एक गुट बन गया। ठीक है, इसके बाद में दूसरी ओर खड़ा था धुरी राष्ट्र। दूसरी ओर आपको धुरी राष्ट्र देखने को मिलेगा। धुरी राष्ट्र में सिर्फ 3 राष्ट्र सम्मिलित थे, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली। ये 3 राष्ट्र इधर थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और मैं आपको ये एक बात और बता देता हूँ इसमें, कि ये जो सारे राष्ट्र आप देख रहे हो वो उस समय ताकतवर थे। उस समय ताकतवर थे, इनकी आर्थिक स्थिति सबकी बढ़िया थी। इसी कारण इनके बीच में युद्ध होने का एक कारण था कि ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। ये अपनी अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगे हुए थे। अब अपन जानते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती,
और यहीं इस समय हो रहा था। ये राष्ट्र अपने अपने आर्थिक विकास के लिए सीमाओं को बढ़ा रहे थे और युद्ध होना स्वाभाविक था। तो इनके बीच में युद्ध हुआ और फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ कि जो ये था ये विजयी हुआ, ठीक है, ये विजयी हुआ और ये हारा, ठीक है। अब इसका अंत किस प्रकार हुआ, अंत देख लो आप। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर थे, आपको सबको पता है, हिरोशिमा और नागासाकी। यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया, जिससे जापान आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ। आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ और उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया और ये युद्ध यहीं समाप्त हो गया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस युद्ध से ही ये जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र तो विजयी हो गया और दूरी राष्ट्र हार गया। जर्मनी, जापान और इटली ये हार गए और ये जीत गए। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि ये 2 राष्ट्र इस समय मित्र थे और 1945 के बाद आपको शीत युद्ध देखने को मिलेगा। शीत युद्ध सोवियत संघ, वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया 1990 तक। तो क्या कारण थे कि अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में इतनी दरार आ गई कि 1945 से 1990 के बीच में इनके बीच में शीत युद्ध हो गया। अभी तो भाई ये मित्र ही है ना 1945 के पहले, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो बहुत सारे कारण थे कि इनके बीच में, इनके रिश्तों के बीच में दरार आ गई। पहला कारण इसमें अपन ये मान सकते हैं कि आलोचकों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ अमेरिका के गुट में सम्मिलित था, यानी ये मित्र राष्ट्रों का गुट था। मित्र राष्ट्रों का गुट होने के बावजूद भी अमेरिका ने सोवियत संघ को ये नहीं बताया कि मैं जापान के जो 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर रहा हूँ। ये सोवियत संघ को नहीं बताया। सोवियत संघ को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी नीति काम कर रही थी। क्योंकि आलोचकों का मानना है कि अमेरिका को जापान पर आक्रमण करने की क्या आवश्यकता थी भाई, क्योंकि जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर हमला किया था परमाणु बम से, उससे पहले ही जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया था, युद्ध से पीछे हटने को तैयार हो गया था। लेकिन अमेरिका की सोची समझी चाल थी, क्योंकि जापान एशिया में स्थित है। ये जो जापान है वो एशिया में स्थित है और एशिया में स्थित होने के कारण सोवियत संघ के जापान से सीधे संबंध थे उस समय, और सोवियत संघ जापान से राजनीतिक और आर्थिक सहायता लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहता था, और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि सोवियत संघ जापान से सहायता ले सके। इसीलिए अमेरिका ने जापान पर ही परमाणु बम से हमला करके उसकी आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंचाई, ताकि जापान कभी सोवियत संघ को आर्थिक सहायता नहीं दे सके। जब सोवियत संघ को इस नीति के बारे में पता चला तो यहीं से ही दरार उत्पन्न हो गई, यहीं से ही द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। और परिणाम क्या हुआ, यह भी इम्पोर्टेंट बात है भाई। परिणाम क्या हुआ कि जनधन की हानि उठानी पड़ी सभी राष्ट्रों को। अब आपको इम्पोर्टेंट बात ये हो रहा है कि जनधन की हानि किन किन राष्ट्रों को उठानी पड़ी थी। इस प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उस युद्ध में भी राष्ट्रों को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। दूसरा युद्ध ये हो गया,
इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ को बहुत ही कम हानि उठानी पड़ी थी और बाकी के जो राष्ट्र हैं आप देखोगे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनको हानि उठानी पड़ी और सबसे ज़्यादा इनको हानि उठानी पड़ी क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में इनको हार का सामना करना पड़ा था। जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी में परमाणु बम से हमला कर दिया गया ताकि कई वर्षों तक उठ ना सके, तो इनको ज़्यादा हानि हुई, उससे कम इन राष्ट्रों को हानि हुई और जो इनको ही हानि इतनी हुई है क्योंकि ये ताकतवर देश थे तो उस समय वो छोटे राष्ट्र थे, उनको कितनी हानि हुई होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इस जन धन की हानि के कारण ही इनको खाने पीने की चीज़ और अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ी और उस समय अमेरिका और सोवियत संघ को कम हानि हुई थी, इसलिए इन्होंने इन सारे राष्ट्रों को सामान भेजा, खाने पीने की चीज़ बुझी, जीवन के आधारभूत सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई क्योंकि इन राष्ट्रों से इन्होंने पैसे लिया और इनकी स्थिति मजबूत होती चली गई। और आप 1945 के बाद में देखोगे कि ये विश्व की दो महाशक्तियाँ बन गई। दो महाशक्तियाँ क्यों बनी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इनके लाभ हुए, इनको बहुत सारे आर्थिक स्थिति इनकी एक मजबूत हो गई, लेकिन इन दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो गई क्योंकि एक तलवार में दो मयान नहीं रह सकते, क्योंकि 1945 के बाद दो विश्व की महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ था, इसलिए इनके बीच में द्वंद्व होगा जिसे अपन शीत युद्ध के नाम से जाना जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध को ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में दरार का कारण माना जा सकता है। इसके पश्चात फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और 1945 के बाद यानी आप मान लो सितंबर 1945 को ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही विश्व दो गुटों में बट गया, यानी विश्व दो महाशक्तियों में बट गया। अब ये दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी सामने आई? पहली थी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए के नाम से अपन जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहली महाशक्ति थी। दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहा जाता है। और इनकी जो अब विश्व में दो महाशक्तियां बट गई और इन महाशक्तियों के बीच में विश्व की एक महाशक्ति बनने की होड़ मच गई। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ मच गई दोनों में। अमेरिका ये चाहता था कि मैं सोवियत संघ को पछाड़कर उसे किसी प्रकार नुकसान पहुंचाकर मैं विश्व की महाशक्ति बन जाऊं। दूसरी ओर सोवियत संघ बोल रहा था कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर मैं विश्व की महाशक्ति बन जाऊं, क्योंकि इस समय दोनों देश ही विश्व की राजनीति में सबसे अधिक आर्थिक स्थिति मजबूत रखने वाली क्षमता रखती थी। इनके पास में परमाणु बम भी थे, बहुत सारे हथियार भी थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इनको ज़्यादा क्षति नहीं उठानी पड़ी थी, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इनको बहुत ही कम हानि हुई थी और बाकी जो राष्ट्र हैं फ्रांस, चीन, इटली, जर्मनी, इन सभी को हानि बहुत ही ज़्यादा उठानी पड़ी थी, इसलिए विश्व की राजनीति से ये अलग हो गए थे और ये दो राष्ट्र बचे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि जो कक्षा में मान लीजिए दो छात्र इंटेलिजेंट है तो उनके बीच में होड़ मची रहती है कि मैं कक्षा 12 में टॉप करूँगा, दूसरा है वो कहता है मैं टॉप करूँगा। यही कारण था कि इनके बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही थी और इसे ही शीत युद्ध के नाम से अपन जानते हैं। 1990 तक ये चला शीत युद्ध। 1990 को भी शीत युद्ध क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया था।
विघटन हो गया था सोवियत संघ का और विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया आखिरकार में 1990 के बाद। और वर्तमान में भी आप देखोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही विश्व की महाशक्ति है। अब इसमें ये शीत युद्ध था वो क्या था? क्या कोई बड़ा हमला हुआ था इसमें? नहीं, यह वाक युद्ध था। वाक युद्ध का मतलब बोली का युद्ध। इसमें एक दूसरे के विरुद्ध तानाशाही चलती रही, एक दूसरे के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। मैं तेरे को उड़ा दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, ऐसा चलता रहा। किसी क्षेत्र के ऊपर विवाद हुआ, किसी अन्य क्षेत्रों पर विवाद हुआ, एशिया के कुछ राष्ट्र थे उन पर विवाद हुआ इनके बीच में। तो 1990 तक ये राजनीति ऐसे ही चलती रही, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ इसमें, यानी कोई बड़ा परमाणु हमला नहीं हुआ इन दोनों राष्ट्रों के बीच में। इन दोनों राष्ट्रों के पास में बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान थी। परमाणु बम पहले से ज़्यादा विकसित कर लिया था। तो दोनों राष्ट्र ये जानते थे कि यदि सोवियत संघ अमेरिका पर परमाणु बम से हमला करता है तो अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और सोवियत संघ ये सोच रहा था कि यदि मैं अमेरिका पर परमाणु बम से हमला कर देता हूँ तो विपक्ष में अमेरिका भी तो सोवियत संघ पर परमाणु बम से हमला करेगा। तो दोनों के बीच में, दोनों के राष्ट्रों में क्षति उठानी पड़ सकती थी और अन्य राष्ट्रों को भी इसकी मार झेलनी पड़ती। इनको ये भी पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारी हानियाँ हुई है। आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध में कितनी हानि हुई थी, तो इस हानि से वो परिचित थे। और दूसरी ओर विश्व में यूएनओ विद्यमान था। यूएनओ, इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। उसने, ये जो यूएनओ है उसका प्रमुख कार्य ये होता है कि विश्व में शांति की व्यवस्था स्थापित करे, द्वितीय विश्व युद्ध न होने दे, इसलिए इसका निर्माण किया गया था। और इसने इनके बीच में कोई बड़ा हमला नहीं होने दिया, क्योंकि दोनों राष्ट्र ये जानते थे कि हम हमला नहीं कर सकते, वैसे ही जीतने का प्रयास करेंगे। और आखिरकार में 1990 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की महाशक्ति बन गई। के बाद फ्रेंड्स, ये दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी ये दो ध्रुवीय विश्व क्या है? दो ध्रुवीय विश्व का मतलब ये है कि विश्व में दो महाशक्तियों को ही दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। अब एक ध्रुवीय विश्व है, यानी वर्तमान में विश्व में एक ही महाशक्ति है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसे एक ध्रुवीय विश्व के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन 1945 के बाद में विश्व दो गुटों में बट गया, यानी दो महाशक्तियाँ उत्पन्न हो गई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। अब इन दो महाशक्तियों ने क्या किया विश्व की महाशक्ति बनने के लिए, कि इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए छोटे राष्ट्रों या कमज़ोर राष्ट्रों को, यानी विश्व में उस समय जो छोटे राष्ट्र से आर्थिक स्थिति उनकी खराब थी, आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर थे, उन राष्ट्रों को सैनिक व वित्तीय सहायता देकर अपने गुट में सम्मिलित करना, यानी अपनी ओर आकर्षित करना उनको, यानी उनको आर्थिक सहायता देकर, यानी उनको सैनिक और वित्तीय यानी पैसों संबंधी सहायता देकर अपने गुट में सम्मिलित करना इनका मुख्य उद्देश्य था दोनों का। और इन्होंने काफ़ी हद तक ये सफल भी हुए, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने एक संगठन का निर्माण किया जिसे अपन नाटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने नाटो का निर्माण किया जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर राष्ट्र थे उनको मिलाकर। ठीक है, क्योंकि उस समय जो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर राष्ट्र थे उनको सबसे बड़ी परेशानी उनकी ये थी कि किस गुट में सम्मिलित हुआ जाए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए,
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और अब वे चाहते थे कि किसी गुट में सम्मिलित होकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो संगठन का निर्माण कर लिया। उसमें कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे, उसमें अपन पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र देखते हैं। यूरोप का जो पश्चिमी भाग है उन राष्ट्रों को मिलाकर इसने नाटो का निर्माण किया। नाटो का मतलब क्या है? नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉर्थ का मतलब उत्तर, अटलांटिक ट्रीटी का मतलब संधि और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों को मिलाकर कर दिया। इस नाटो का निर्माण उसने अप्रैल 1949 को कर लिया था। और इसका उद्देश्य क्या था? नाटो का उद्देश्य ये था कि जो सोवियत संघ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विपक्ष में जो महाशक्ति है सोवियत संघ, उसके आक्रमण से इन पश्चिमी देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। और दूसरी ओर सोवियत संघ ने भी अपनी सुरक्षा के लिए वार्सा संगठन का निर्माण कर लिया। वार्सा संगठन का निर्माण 1955 को किया उसने, और उसने सोचा कि अमेरिका ने ही नाटो संगठन का निर्माण कर लिया है तो हम क्यों न करें। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है, इसमें 12 राष्ट्र सम्मिलित थे, 12 राष्ट्र सम्मिलित थे। वर्तमान में इसमें 29 राष्ट्र हो गए हैं और 30वां राष्ट्र नॉर्थ मैसेडोनिया यानी नॉर्थ मैसेडोनिया, ये जो राष्ट्र है वो 30वां राष्ट्र इसका सदस्य बनने जा रहा है। तो इस प्रकार वार्सा संगठन का निर्माण सोवियत संघ ने कर लिया। और इसका उद्देश्य क्या रखा उसने, और इसमें कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? इसमें पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र, यानी आप लगा लो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र तो इसमें सम्मिलित थे नाटो में, और पूर्वी भाग यानी यूरोप का जो पूर्वी भाग है उसमें पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र सम्मिलित थे, जिसमें जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बल्गारिया, पोलैंड, ये सारे राष्ट्र इसमें आते हैं। और इसका उद्देश्य ये था कि नाटो के आक्रमण से बचना, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो नाटो का निर्माण किया है उसमें जो राष्ट्र हैं उनके आक्रमण से सोवियत संघ और वार्सा में सम्मिलित देशों को बचाने के लिए इस वार्सा संगठन का निर्माण किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।